ए लड़के, तेरी औकात कैसे हुई मेरी 15 करोड़ की घड़ी को हाथ लगाने की? तूने चोरी की है। सिंघानिया साहब की इस एक चीख ने 19 साल के समीर की दुनिया उजाड़ दी। क्या एक मामूली मैकेनिक जिसके पास वकील के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, वो भारी अदालत में जज की आंखों में आंखें डालकर कह सकता है, साहब अगर मैं चोर साबित हुआ तो मुझे उसे उम्र कैद देना, लेकिन अगर मैं सच्चा निकला तो आपको मेरी माँ का इलाज करवाना होगा। आज आप देखेंगे एक असंभव शर्त और वो तकनीकी राज जिसने बड़े बड़े इंजीनियरों के पसीने छुड़ा दिए। अंत तक रुकिए, क्योंकि क्लाइमैक्स आपकी रूह कंपा देगा। शहर के सबसे आलीशान और चकाचौंध से भरे होटल द रॉयल के सामने आज गाड़ियों का नहीं बल्कि रईसी का मेला लगा था। सफेद संगमरमर की दीवारों पर पड़ती सुनहरी रोशनियां चीख चीख कर बता रही थीं कि यहाँ आम इंसान का कदम रखना भी मना है। होटल के बाहर शहर के सबसे बड़े बिल्डर विक्रम सिंघानिया की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। करोड़ों की इत्र की खुशबू हवा में तैर रही थी। उसी समय 19 साल का समीर अपनी पुरानी चरचराती साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। समीर के कपड़े ग्रीस और तेल से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ थी। वो मशीनों की धड़कन सुन सकता था। जैसे ही वो होटल के गेट के पास पहुंचा, एक जोरदार आवाज आई, धपाक! विक्रम सिंघानिया की 5 करोड़ की लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार का टायर फट गया था। विक्रम कार से बाहर निकला, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने पास खड़े समीर को नफरत भरी नजरों से देखा और चिल्लाया, ए ओए मैकेनिक, इधर आ, अपनी गंदी शक्ल मत दिखा, बस जल्दी से ये टायर बदल, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। समीर ने अपनी पुरानी लोहे की छड़ी उठाई और बिना एक शब्द बोले कार के पास झुक गया। उसके हाथ किसी कुशल सर्जन की तरह चल रहे थे। उसने कुछ ही मिनटों में टायर बदल दिया, लेकिन जैसे ही वो अपना सामान समेटकर हाथ पोंछने लगा, विक्रम की एक और चीख ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। मेरी घड़ी, मेरी 15 करोड़ की हीरे जड़ी घड़ी गायब है। वो यहीं डैशबोर्ड पर रखी थी। विक्रम ने समीर का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर घसीटा। चोरी की है। समीर के पैर जमीन से उठ गए। साहब, मैंने तो कार का दरवाजा भी ठीक से नहीं छुआ, समीर ने कांपती आवाज में कहा। विक्रम ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा और पूरी भीड़ के सामने दहाड़ा, तेरी औकात क्या है? तूने और तेरे जैसे सड़क छाप भिखारियों ने ही इस शहर को गंदा कर रखा है। तूने ही हाथ साफ किया है। पुलिस को बुलाओ, इसे तब तक पीटो जब तक ये उगल न दे कि मेरी घड़ी कहां है। समीर की बेगुनाही की आवाज उस रईसी के शोर में कहीं दब कर रह गई। समीर की पूरी दुनिया उसकी मां के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। शहर के किनारे एक टूटी हुई झुग्गी में, जहां छत से बरसात का पानी टपकता था, उसकी मां चारपाई पर लेटी रहती थी। वो दिल की मरीज थीं। उन्हें हर रोज वो पुरानी सूखी खांसी आती थी जो समीर के सीने में खंजर की तरह चुभती थी। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर 3 महीने के अंदर सर्जरी नहीं हुई तो उनकी सांसें साथ छोड़ देंगी। समीर दिन रात पसीने में नहाकर 1-1 रुपया जोड़ रहा था। उसने कबारखाने से पुरानी इंजीनियरिंग की किताबें बटोरी थीं और उन्हें रात भर मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता था। उसे मशीनों से प्यार था, क्योंकि मशीनें कभी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाती थीं। जब पुलिस की जीप उसे घसीटते हुए ले जा रही थी, उसे अपनी मां का वो चेहरा याद आया जो सुबह उसे दही चीनी खिलाकर विदा कर रही थी। वो सोच रहा था कि अगर वो वापस नहीं पहुंचा तो उसकी मां को दवाई कौन देगा? क्या गरीबी ही उसका सबसे बड़ा अपराध था? थाने के लॉकअप की सलाखें उसे काटने को दौड़ रही थीं। वहां की दीवारों पर फैला सीलन का दाग उसे चिढ़ा रहा था कि एक गरीब की किस्मत में सिर्फ अंधेरा ही लिखा होता है। थाने के अंदर का मंजर और भी खौफनाक था। इंस्पेक्टर ने समीर को एक स्टूल पर बिठाया और उसके चेहरे पर तेज रोशनी वाला बल्ब जला दिया। बता लड़के, घड़ी कहाँ बेची? सिंघानिया साहब की घड़ी है, अगर सच बोल देगा तो कम पीटूंगा। इंस्पेक्टर ने अपनी भारी लाठी मेज पर पटकते हुए कहा। समीर ने अपनी सूजी हुई आंखों से इंस्पेक्टर की ओर देखा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी की सुई तक नहीं उठाई। मैं तो बस अपनी माँ के इलाज के लिए मेहनत कर रहा हूँ। सिपाही जोर से हंसा और समीर के बालों को पकड़कर पीछे खींचा। सब यही कहते हैं, पहले चोरी करते हैं और फिर माँ बाप का वास्ता देते हैं।
तूने ही घड़ी चुराई है, क्योंकि तेरे पास उसे खरीदने की हैसियत 7 जन्मों में भी नहीं होगी। रात भर समीर को सोने नहीं दिया गया। उसे बेल्टों से पीटा गया, उसे चोर और नीच कहकर पुकारा गया। लेकिन उस दर्द के बीच समीर के दिमाग में कार के डैशबोर्ड की वो तस्वीर घूम रही थी। उसे याद आया कि जब वो टायर बदल रहा था तो उसने कार के अंदर कुछ अजीब सा सुना था, एक बारीक इलेक्ट्रॉनिक बीप। समीर को समझ आ गया था कि उसे फंसाया गया है। उसने जेल के कोने में बैठकर अपनी फटी हुई कमीज से अपने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया, अगर ये दुनिया मेरी गरीबी देख रही है तो अब मैं इन्हें अपना हुनर दिखाऊंगा। कानून की उस किताब में लिखा था कि सच को साबित करना पड़ता है और मैं उसे साबित करूंगा। अदालत का कमरा नंबर 14 किसी ठंडे लोहे के बक्से जैसा लग रहा था। पुरानी लकड़ी की मेजों से आती नमी की महक और फाइलों का ढेर, ये सब समीर के लिए बिल्कुल नया और डरावना था। जब समीर को पुलिस की वैन से उतारकर अंदर लाया गया तो बाहर खड़े मीडिया वालों और वकीलों की नजरों में केवल नफरत और मजाक था। समीर के पैर लड़खड़ा रहे थे। उसकी फटी हुई हवाई चप्पलें फर्श पर चप चप की आवाज कर रही थीं, जो रईसों की इस दुनिया में किसी शोर से कम नहीं था। दूसरी तरफ विक्रम सिंघानिया अपने 3 सबसे महंगे वकीलों के साथ बैठा था। उन वकीलों के काले कोट की चमक समीर की आंखों में चुभ रही थी। सिंघानिया के वकील ने खड़े होकर बड़े नाटकीय अंदाज में कहा, माननीय जज साहब, ये मामला खुला और साफ है। एक तरफ शहर के प्रतिष्ठित नागरिक हैं और दूसरी तरफ ये सड़क छाप लड़का, जिसकी पूरी जिंदगी का बैंक बैलेंस सिंघानिया साहब की कार के एक टायर के बराबर भी नहीं है। इसकी गरीबी ही इसका सबसे बड़ा सबूत है कि इसने 15 करोड़ की घड़ी देखी और अपनी नीयत डोलने दी। पूरा कोर्ट रूम ठहाकों से गूंज उठा। जज साहब ने समीर की ओर देखा और गंभीर आवाज में पूछा, समीर, क्या तुम्हारा कोई वकील है? अगर नहीं तो अदालत तुम्हें सरकारी वकील दे सकती है। समीर ने एक गहरी सांस ली। उसे अपनी मां की वो सूखी खांसी याद आई जो अस्पताल के जनरल वार्ड के कोने में बेबस लेटी थी। उसने अपनी फटी हुई जेब में हाथ डाला, जहां एक छोटा सा नट बोल्ट रखा था, उसकी मेहनत की पहचान। उसने सिर उठाकर सीधे जज साहब की आंखों में देखा और साफ आवाज में कहा, नहीं जज साहब, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। जिस हाथ ने मशीनों की रग रग को समझा है, वो हाथ इंसाफ की लड़ाई भी खुद लड़ सकता है। मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, क्योंकि सच को सजाने के लिए महंगे वकीलों की नहीं, सिर्फ साफ नीयत की जरूरत होती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सिंघानिया का वकील मुस्कुराया और धीरे से बोला, लगता है इस मैकेनिक ने अपनी औकात से बड़े सपने देख लिए हैं। लेकिन समीर के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि वो प्रॉडिगी वाली चमक थी जिसे ब्लूप्रिंट में इंट्यूटिव प्रॉडिगी कहा गया है। उसने तय कर लिया था कि आज वो केवल अपनी बेगुनाही नहीं, बल्कि अपनी पहचान साबित करेगा। अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ी। सरकारी वकील ने पुलिस की रिपोर्ट पेश की, जिसमें लिखा था कि समीर के पास से कोई घड़ी बरामद नहीं हुई है, लेकिन वो घटना के वक्त कार के सबसे करीब था। विक्रम सिंघानिया को गवाही के लिए बुलाया गया। वो कटघरे में ऐसे खड़ा था जैसे वो उस पूरी अदालत का मालिक हो। उसने अपनी रेशमी रूमाल से नाक पोंछते हुए कहा, साहब, इस लड़के ने मेरी कार ठीक करने के बहाने उस कीमती घड़ी पर हाथ साफ किया है। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से कोई अपनी औकात न भूले। समीर आगे बढ़ा। उसने कोई कानूनी किताब नहीं पकड़ी थी, लेकिन उसके दिमाग में कार की वायरिंग का पूरा नक्शा दौड़ रहा था। उसने सिंघानिया से पूछा, साहब, आपकी कार में जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा है, उसकी रेंज कितनी है? सिंघानिया चिढ़ गया, समय की जरूरत नहीं है। ये तुम जैसे अनपढ़ को समझने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया की सबसे एडवांस कार है। समीर ने जज की ओर मुड़कर कहा, साहब, मशीनों की एक खासियत होती है, वो झूठ नहीं बोलती। सिंघानिया साहब की कार में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो हर एक सेकंड का डेटा रिकॉर्ड करता है। अगर मैं चोर होता तो उस डेटा में मेरा कार के अंदर जाना रिकॉर्ड होता। मैं अदालत के सामने एक शर्त रखना चाहता हूं। समीर की आवाज में जो एक्सट्रीम टेंशन थी, उसने जज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। समीर ने कहा,
मुझे सिर्फ 24 घंटे का मुझे वक्त सिर्फ 24 घंटे दीजिए का और वक्त उस कार दीजिए की जांच करने की और उस कार अनुमति। की जांच करने की अगर मैं अनुमति। साबित नहीं कर पाया कि चोरी अगर किसने मैं की, साबित नहीं कर तो पाया आप कि मुझे चोरी किसने 10 की, साल नहीं, तो आप उम्र मुझे कैद 10 की साल सजा नहीं, दे उम्र कैद की दीजिएगा। सजा दे दीजिएगा। लेकिन अगर मैं लेकिन अगर बेगुनाह मैं निकला बेगुनाह निकला तो सिंघानिया तो साहब सिंघानिया को साहब मेरी माँ के दिल के ऑपरेशन का पूरा खर्च आज ही जमा करना होगा। ये एक इम्पॉसिबल वेजर था। सिंघानिया जोर से हंसा और बोला, मंजूर है। मुझे देखना है कि ये ग्रीस से सने हाथों वाला लड़का मेरी 5 करोड़ की कार का क्या बिगाड़ता है। इसे मौका दीजिए जज साहब, ताकि इसकी इसे हार और मौका भी दीजिए जलील हो। ताकि इसकी हार और भी जलील हो। जज ने कुछ पल सोचा अदालत और समीर को हथौड़ा 24 पटकते घंटे हुए की कहा, मोहलत देती है। अदालत समीर को 24 घंटे की मोहलत देती है। समीर की आंखों में आंसू थे। ये आंसू हार के नहीं, बल्कि अपनी मां को बचाने की आखिरी उम्मीद के थे। शाम का वक्त था। सिंघानिया के आलीशान गैराज में समीर को पुलिस की निगरानी में लाया गया। वहां की रोशनी इतनी तेज थी कि समीर की आंखें चौंधिया गईं। सामने खड़ी थी वो चमचमाती स्पोर्ट्स कार। सिंघानिया के पर्सनल इंजीनियर और गार्ड्स समीर को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चिड़ियाघर का जानवर देख रहे हों। एक इंजीनियर ने तंज कसा, साइकिल सुधारने वाले, इस कार के सेंसर छूना भी मत, वरना तेरा पूरा खानदान बिक जाएगा इसका हर्जाना भरते भरते। समीर ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने अपनी आंखें बंद की और कार के पास जाकर उसकी बॉडी पर हाथ फेरने लगा। इसे ब्लूप्रिंट में मशीन लिस्टिंग तकनीक कहा गया है। समीर को याद आया कि जब वो टायर बदल रहा था तो उसने कार के सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम से एक बहुत ही बारीक बीप सुनी थी। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ तब आती है जब सिस्टम को बाहर से हैक करने की कोशिश की जाए। उसने कार के नीचे झुककर चेसिस को देखा। उसे कुछ अजीब लगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा मैग्नेट निकाला और उसे कार के पिछले हिस्से के पास ले गया। अचानक उसे एक क्लिक की आवाज आई। समीर का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। उसने पुलिस ऑफिसर से कहा, साहब, कार के ब्लैक बॉक्स का एक्सेस कोड मंगवाइए। इंजीनियर चिल्लाया, ये सीक्रेट कोड है, हम नहीं देंगे। लेकिन समीर ने अपनी स्ट्रीट लॉजिक का इस्तेमाल किया। उसने कहा, अगर आप कोड नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि आप भी चोरी में शामिल हैं। डर के मारे कोड दिया गया। समीर ने लैपटॉप पर डेटा देखना शुरू किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चल रही थीं जैसे वो कोई ट्रेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। उसने डेटा के एक लूप को पकड़ा। पकड़ लिया, समीर चिल्लाया। डेटा दिखा रहा था कि चोरी के समय कार का दरवाजा अंदर से नहीं बल्कि एक रिमोट फ्रीक्वेंसी के जरिए बाहर से खोला गया था। समीर ने देखा कि कार के स्पीकर ग्रिल के पीछे कुछ चमक रहा था। उसने एक पतला तार अंदर डाला और बाहर खींच लिया। वो 15 करोड़ की घड़ी नहीं थी बल्कि एक छोटा सा जैमिंग डिवाइस था। समीर मुस्कुराया। उसे पता चल गया था कि असली खेल घड़ी का नहीं बल्कि उसे फंसाने का था। उसने मन ही मन अपनी मां से कहा, मां, बस कुछ घंटे और मैं आ रहा हूं। अदालत की अगली सुबह उम्मीद और डर के बीच झूल रही थी। जब समीर को पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट रूम के अंदर लाया गया तो वहां का माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा था। विक्रम सिंघानिया अपने आलीशान कोट के बटन बंद करते हुए चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए बैठा था। उसे पूरा यकीन था कि ये सड़क छाप लड़का 24 घंटे में उसकी करोड़ों की कार का रहस्य क्या सुलझाएगा। समीर, जज साहब ने अपनी कुर्सी संभालते ही पूछा, समीर, क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई ठोस सबूत है? समीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटी सी पेन ड्राइव थी जो उसके लिए महज एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी मां की जिंदगी की चाबी थी। उसने कांपते हुए हाथ से उसे क्लर्क को दिया। समीर ने कहना शुरू किया, जज साहब, सिंघानिया साहब की कार में जो ब्लैक बॉक्स लगा है वो किसी विमान के ब्लैक बॉक्स की तरह ही काम करता है। इसने उस रात की हर छोटी बड़ी हलचल को रिकॉर्ड किया है। सरकारी वकील ने मजाक उड़ाते हुए कहा, साहब, ये लड़का बस हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। ये क्या जानेगा कि विदेशी टेक्नोलॉजी क्या होती है। समीर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सीधे स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर कार के डिजिटल लॉग्स चलने लगे। समीर ने तकनीकी बारीकियों को समझाते हुए कहा, देखिए साहब,
रात के 11:45 देखिए मिनट साहब, पर जब मैं टायर रात बदल के रहा था 11:45 तब पर- कार का अलार्म सिस्टम पूरी तरह से डिसेबल देखिए साहब, कर दिया गया था। रात के 11:45 लेकिन पर- ताज्जुब की बात यह है कि कार का दरवाजा किसी चाबी या अंगूठे से नहीं बल्कि एक क्लोन फ्रीक्वेंसी से खोला गया था। समीर ने डेटा के एक खास हिस्से को जूम किया। यहां देखिए, यह फ्रीक्वेंसी कार के अंदर से नहीं बल्कि बाहर खड़े किसी रिमोट से भेजी गई थी। यानी जब मैं टायर बदलने में व्यस्त था, जज साहब, कोई मेरे ठीक जिस पीछे समय मैं खड़ा टायर होकर बदल रहा था। कार को डिजिटल तरीके से लूट रहा था। पूरी अदालत में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जज साहब ने चश्मा ठीक करते हुए डेटा को गहराई से देखा। सिंघानिया के चेहरे की चमक अब फीकी पड़ने लगी थी। समीर ने साबित कर दिया था कि चोरी बाहर से हुई थी और उसे अंजाम देने वाला कोई साधारण चोर नहीं बल्कि तकनीक का जानकार था। अदालत के कमरा नंबर 14 में सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर की तेज चलती सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। जज साहब ने चश्मा ठीक किया और समीर की ओर देखा। समीर, समीर, तुम्हारे 24 घंटे पूरे हुए। तुम्हारे 24 क्या तुम घंटे साबित कर पूरे सकते हुए। हो कि 15 करोड़ की घड़ी कहां है, या हम तुम्हें समीर, उम्र कैद की सजा सुनाएं? तुम्हारे 24 सिंघानिया घंटे अपने पूरे हुए। महंगे वकीलों के साथ एक कुटिल मुस्कान लिए बैठा था। उसे पूरा यकीन था कि ये मैकेनिक लड़का हार चुका है। समीर ने एक गहरी सांस ली और अपनी फटी हुई जेब से एक छोटा सा काला मैग्नेट निकाला। उसने उसे मेज पर रखा और कहना शुरू किया, साहब, सिंघानिया साहब की कार में जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगे हैं वो अभेद्य हैं। लेकिन कल रात जब मैं गैराज में कार की जांच कर रहा था तो मैंने एक डिजिटल ग्लिच पकड़ा। कार का दरवाजा हाथ से नहीं बल्कि एक क्लोन रिमोट से खोला गया था। लेकिन असली राज यहां नहीं बल्कि कार के पिछले हिस्से में छिपा था। समीर ने सिंघानिया के पर्सनल इंजीनियर को कटघरे में बुलाया। समीर ने पूछा, इंजीनियर साहब, आपकी कार के जो स्पीकर्स हैं उनके पीछे के पैनल में कितनी जगह होती है? इंजीनियर घबराकर बोला, वहां वायरिंग होती है, पर उससे घड़ी का क्या लेना देना? समीर मुस्कुराया और जज की ओर मुड़ा। साहब, जब मैं टायर बदल रहा था तो मेरा ध्यान बटा हुआ था। तभी किसी ने जो कार की बनावट को अंदर से जानता था उसने घड़ी चुराई। जब मैं टायर जज साहब, बदल रहा था, जिस समय मैं टायर बदल रहा था असली मुजरिम ने क्लोन रिमोट से कार को अनलॉक किया। चूंकि मेरा ध्यान नीचे टायर पर था, उसने फुर्ती से डैशबोर्ड से घड़ी उठाई। लेकिन वो उसे लेकर भाग नहीं सकता था क्योंकि वहां गार्ड्स तैनात थे। वो जोखिम भरा था। समीर ने अपनी आवाज तेज की, इसलिए उसने एक बहुत ही शातिर स्ट्रीट लॉजिक का इस्तेमाल किया। उसने कार के पिछले स्पीकर बॉक्स के अंदर एक शक्तिशाली इंडस्ट्रियल मैग्नेट चिपका दिया। चूंकि घड़ी का ढांचा धातु का था, उसने उस घड़ी को बस उस स्पीकर ग्रिल के पीछे सटा दिया। वो घड़ी वहां चुंबक के खिंचाव से पैनल के अंदर ही चिपक गई और बाहर से देखने पर कार एकदम खाली लगती थी। समीर ने अपना छोटा मैग्नेट दिखाया और कहा, जब मैं कल रात अपना ये चुंबक कार के उस पैनल के पास ले गया तो मुझे एक धात्विक कंपन महसूस हुआ। साहब, वो घड़ी अभी भी उसी कार के अंदर उसी स्पीकर के पीछे छिपी हुई है। जज ने तुरंत पुलिस को सिंघानिया की कार की तलाशी लेने का आदेश दिया। पुलिस 15 मिनट बाद जब पुलिस ऑफिसर ने अदालत में प्रवेश किया तो उनके हाथ में एक रुमाल था। जैसे ही उन्होंने रुमाल खोला, वहां 15 करोड़ की हीरे जड़ी घड़ी चमक रही थी। उसके साथ ही वो शक्तिशाली मैग्नेट भी मिला। इंजीनियर घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। समीर ने साबित कर दिया कि कपड़े गंदे हो सकते हैं लेकिन हुनर कभी झूठ नहीं बोलता। दबाव में आकर इंजीनियर राकेश फूट फूट कर रोने लगा और उसने पूरी अदालत के सामने कबूल किया, हां साहब, मैंने ही चोरी की थी। सिंघानिया साहब ने मेरी 3 महीने की सैलरी रोक रखी थी और मुझे अपना कर्ज चुकाना था। मुझे लगा कि इस गरीब लड़के पर इल्जाम लगाना सबसे आसान होगा क्योंकि इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। विक्रम सिंघानिया अपनी कुर्सी पर सुन्न बैठा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति पर उसने बरसों भरोसा किया उसने उसे लूटा और जिस लड़के को उसने गटर की गंदगी कहा था उसने उसका सम्मान बचाया। समीर की सच्चाई ने न सिर्फ उसकी बेगुनाही साबित की थी बल्कि रईसी के उस खोखले अहंकार को भी बेनकाब कर दिया था जो केवल कपड़ों से इंसान को तौलता है। जज साहब ने अपनी फाइल बंद की और अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाने के लिए खड़े हुए। पूरी अदालत में पिन ड्रॉप साइलेंस था।
जज ने गंभीर स्वर में कहा, अदालत समीर को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। ये केस इस बात का गवाह है कि न्याय किसी की तिजोरी का मोहताज नहीं होता। समीर ने अपने हुनर और सच्चाई से साबित कर दिया कि एक पहचान कपड़ों से नहीं, चरित्र से बनती है। जज ने आगे कहा, विक्रम सिंघानिया, आपने अपनी शर्त हारी है। अदालत आपको आदेश देती है कि आप आज के आज समीर की मां के ऑपरेशन का सारा खर्च वहन करेंगे और साथ ही इस लड़के को उसकी मानहानि के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा भी देंगे। समीर की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों से सालों का बोझ उतर गया हो। विक्रम सिंघानिया धीरे धीरे समीर के पास आए। उनके चेहरे पर अब वो घमंड नहीं बल्कि गहरी शर्मिंदगी थी। बेटा, उन्होंने समीर के हाथ पकड़े और भारी आवाज में कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी औकात देखी, तुम्हारी ईमानदारी नहीं। तुम्हारी मां के इलाज की जिम्मेदारी अब मेरी है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अदालत से बाहर निकलते समय वही मीडिया जो कल समीर को चोर कह रही थी, आज उसे तकनीकी जादूगर और सच्चाई का सिपाही बता रही थी। समीर ने किसी की तरफ नहीं देखा। वो सीधे अस्पताल पहुंचा जहां उसकी मां वार्ड के बिस्तर पर लेटी उसका इंतजार कर रही थी। समीर ने उनके हाथों को चूमा और कहा, मां, अब सर्जरी होगी। अब तुम्हें वो खांसी नहीं सताएगी। तेरा बेटा जीत गया मां। मां की धुंधली आंखों में जो संतोष की चमक थी वो समीर के लिए दुनिया के किसी भी इनाम से बड़ी थी। उस दिन समीर ने न सिर्फ अपनी मां की जान बचाई बल्कि समाज की उस सोच को भी बदल दिया जो गरीबों को केवल अपराधी समझती है। अदालत के उस ठंडे कमरे से बाहर निकलने के बाद समीर के लिए दुनिया का रंग बदल चुका था। सूरज की पहली किरणें जब उसकी धूल भरी साइकिल पर पड़ीं तो वो लोहे का ढांचा भी सोने की तरह चमक रहा था। अस्पताल के सफेद गलियारों में अब खौफ की खामोशी नहीं बल्कि एक नई सुबह की आहट थी। समीर सीधे उस वार्ड की ओर भागा जहां उसकी मां सर्जरी के बाद आराम कर रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी मां ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अब वो दर्द और बेबसी नहीं थी बल्कि अपने बेटे के लिए एक असीम गर्व था। समीर ने उनके हाथ को अपने माथे से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीमे से कहा, बेटा, तूने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तूने हमारी सच्चाई की लाज बचा ली। समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, आज मुझे समझ आया कि असली औकात बैंक के कागजों में नहीं बल्कि इंसान की नीयत और उसके हुनर में होती है। शहर के उस अरबपति विक्रम सिंघानिया जिसने समीर को गटर की गंदगी कहा था, आज उसके अस्पताल के बिल भरते हुए खुद को छोटा महसूस कर रहे थे। उन्होंने समीर को अपनी कंपनी में मुख्य तकनीकी सलाहकार बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन समीर ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने तय किया था कि वो अपनी वही छोटी सी वर्कशॉप चलाएगा जहां वो गरीब बच्चों को मशीनों का हुनर सिखाएगा ताकि किसी और समीर को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इतना न तड़पना पड़े। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। अक्सर हम चमकते हुए कपड़ों और बड़ी गाड़ियों को देखकर किसी की काबिलियत का अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन याद रखिए, समीर के पास न डिग्री थी न पैसा, लेकिन उसके पास वो स्ट्रीट लॉजिक और सच्चाई थी जिसने 15 करोड़ के अहंकार को धूल चटा दी। अगर आप भी आज किसी मुश्किल में हैं और दुनिया आपकी औकात पर सवाल उठा रही है, तो याद रखिए कि हुनर का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सच की जीत देर से ही सही पर निश्चित होती है। अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाइए, जैसे समीर ने बनाया, क्योंकि जब एक बेगुनाह अपनी हिम्मत पर उतर आता है तो पूरी कायनात उसे इंसाफ दिलाने के लिए एक हो जाती है। कमजोरी मत बनाओ। अगर समीर की इस असंभव जीत और उसकी मां के प्रति अटूट प्यार ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली, प्रेरणादायक और कोर्ट रूम ड्रामा कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रू फ्लाइट्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप हमें किस शहर या गांव से देख रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि हमारा ये परिवार कहां-कहां तक फैला हुआ है। मिलते हैं अगली एक और झकझोर देने वाली कहानी में।
तब तक के लिए अपनी पहचान बनाए रखिए।